नमस्कार, मेरा नाम है अरुण परिहार और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजीव सरीन। तो सरीन साहब, डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल ना करके बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। बहुत बढ़िया ये बैठता है इस जगह पे। पहले तो ये बता दीजिए कि ये डीडीसी से चुनाव की अहमियत ही क्या है। क्या ये डीडीसी के चुनाव हैं या परिवारवाद के चुनाव हैं? बीडीसी के चुनाव में क्या इन्होंने तीर मार लिए जो अब डीडीसी के चुनाव में मारेंगे? मेरे को इस सरकार की समझ नहीं आ रही है, ये पब्लिक के लिए काम कर रही है या पब्लिक के खिलाफ काम कर रही है। आम पब्लिक के मन में इन डीडीसी के चुनाव के लिए कोई उत्साह नहीं है। उनको अब इन चुनाव से कोई उम्मीदें नहीं रह गई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अब लोगों का ना इस सरकार से विश्वास बिल्कुल उठ गया है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो सर, ये डीडीसी के चुनाव जो मतलब होने जा रहे हैं, इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इसमें उतर चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलसीज रह चुके हैं और कुछ तो एमओएस भी रह चुके हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन डीडीसी चुनावों की अहमियत, कितनी अहमियत है जो इतने बड़े बड़े दिग्गज इसमें उतर चुके हैं? ये तो दिग्गजों के परिवार के सदस्य उतरे हैं। बात ऐसे है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के यंगस्टर्स को कि जिन्होंने इस 21वीं शताब्दी में इतना नॉलेज गेन कर लिया है। आज छोटे से छोटा बच्चा भी जब नेट की दुनिया में चलता है और सब कुछ देखता है, ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ जानना लग कर पड़ा है। ये जो नेतागण हैं पुराने, जो इन्होंने जग्गी जाधीरे समझ के अपनी सियासत चमका रहे थे कि ये हमारी जायदादें हैं, हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, हमारी सल्तनत है, हमारी रियाया है। ये पता नहीं कौन से राजे महाराजाओं के ज़माने के हिसाब से खोए हुए हैं। अब नौजवान जो है ना, सब जान चुका है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहावत बताई ना कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, वो हाल है इनका। इन्होंने बीडीसी इलेक्शन करवा के मेरे को बता दीजिए क्या क्या किया है। बीडीसी इलेक्शन में चेयरमैन की एक वीडियो तक नहीं सुनता है। अब बताइए, क्या डीडीसी चुनाव करके जो इनके चेयरपर्सन बनेंगे उसके ऊपर तो एमएलए साहब की चलेगी, मेंबर पार्लियामेंट की चलेगी, इनकी बात कौन पूछेगा? ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए टोने टोट के लगा रखे हैं। पब्लिक की इतने मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। पैसे इनसे प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन, ये सरकार की बहुत बड़ी नालायकी है। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मोड में ही रहती है। मैं आपसे बात करता हूँ, जब बाकी चुनाव ईवीएम पे हैं, सारी हिंदुस्तान की पार्टियां कह रही हैं ईवीएम से चुनाव छोड़ दो, क्योंकि ईवीएम मशीन जिसने बनाई थी वो कहते हैं कि ईवीएम से गड़बड़ हो सकती है। तो वो चुनाव तो ये कराएंगे ईवीएम से, और इन चुनाव की चूंकि अहमियत ही नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा नज़रिया ये है, लेकिन इन चुनाव की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए ये चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर जनता के सही नुमाइंदे भी चुन के आ गए, उनके ऊपर बैठेंगे ईवीएम वाले। और ईवीएम के बारे में तो आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं, क्या है पूरे हिंदुस्तान में वो सामने आपके। लेकिन आपको नहीं लगता कि ईवीएम से ना करा के बैलेट बॉक्स से जो
वोटिंग करवाई जाएगी वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता उसको कहीं ना कहीं अब समझेगी कि ये एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। आपका नज़रिया भी अपनी जगह ठीक हो सकता है। मैं वैसे आपसे एक ही बात वही उसी अंदाजे से कह रहा हूँ कि अगर बैलेट पेपर से, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन पिछले चुनाव भी बैलेट पेपर से ही करवाए गए हैं। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाए गए हैं और ये है भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाना अच्छा है, लेकिन इन चुनावों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत मैं इस सेंस में कहता हूं कि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे और जिसको वो चेयरपर्सन चुनेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ज़ीरो इस सेंस में कहता हूं मैं, क्योंकि जब भी डीडीसी की मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होगी, डिप्टी कमिश्नर साहब या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए, उनके पास बहुत पावर्स होती हैं, बहुत एक ही पोस्ट के पास बहुत चीज़ें होती हैं। वो एमएलए महोदयान की सुनेंगे, मेंबर पार्लियामेंट की सुनेंगे या इनकी सुनेंगे, यानी कि नीचे वाले टायर को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत यहाँ पे और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। तो श्रीन सर, आपको नहीं लगता कि अगर ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है डीडीसी और बीडीसी इलेक्शंस की, तो बड़े से बड़े जो नेता इसमें कूद पड़े हैं उनको एक फ्रेश कैंडिडेट को मौका देना चाहिए था इस पूरे इसमें? जिस हिसाब से ये हुकूमत चल रही है, ये चली इसी हिसाब से रही है कि पढ़े लिखे नौजवानों को आगे ना आने दिया जाए। आप क्या सोचते हो आज की डेट में चुनाव लड़ना कोई आसान काम है? एक कैंडिडेट जब इतनी स्ट्रगल करके जीत के बाहर आएगा और जब उसका काम करने का वक्त आएगा, एक पढ़ा लिखा ना अपने तरीके से काम करना चाहता है, इनोवेटिव तरीके से काम करना चाहता है, जिस स्टेज पे उसको समझ आके उसको काम करने की बारी आएगी, उस स्टेज पे उसके ऊपर एमएलए महोदयान बैठा दिए जाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट महोदयान बैठा दिए जाएंगे। फिर उसको पता चल जाएगा कि ये सियासत बड़ी गंदी चीज़ है, तो मैं इसमें आके गलती की है। और यही ये सियासतदान चाहते हैं कि हमारे एक चंद प्राइवेट लिमिटेड फैमिलीज़ के बीच में ही ये सियासत रहे, कभी इसके पास जाए कभी उसके पास जाए, हम उनको गालियाँ निकालें, ये हमको निकालें। आज दिन तक मेरे को एक भी एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में सन 47 से लेके आज भी बता दीजिए एक सियासी पार्टी ने दूसरी सियासी पार्टी के नेतागणों को अंदर किया हो। गालियाँ दोनों एक दूसरे को बकते हैं, वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करते। चोर चोर मुसेरे माई, इस हमाम में सब नंगे हैं। वही बातें आती इन पे कि कल जब ये अपोजिशन में होंगे, गोरख धंधे तो इन्होंने भी किए हैं, अगर ये किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो एक आई वाश है। बाकी हर एक का अपना अपना सोचने का नज़रिया है। मैंने ज़िंदगी को इस एंगल से देखा है, मैंने इलेक्शन खुद भी कंटेस्ट किए हुए हैं और साथ में मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण इन चीज़ों को मैं बारीकी से देखता हूँ, वॉच करता हूँ और ऑब्ज़र्व करके आगे इसके मुताबिक मैं अपने कमेंट्स देता हूँ। लेकिन श्रीम साहब, आप कह रहे हैं कि मतलब जो भी कैंडिडेट चुन के आएगा उस पर एमएलए का प्रेशर रहेगा, एमपी का प्रेशर रहेगा, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि एमएलएस की पावर कम हो जाएगी। ये तो आप इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए ना, एक्ट में जो डिफाइन किया है कि इनके पास पावर्स क्या हैं। इस वक्त तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इस यूटी पे राज चल रहा है, कोई एमएलए महोदयान तो है नहीं है। लेकिन जब तक इनके चुनाव होंगे, जब तक इनमें पावरें वेस्ट होंगी, जब तक इनको थोड़ा समझ आना शुरू होगा, जब तक नए कैंडिडेट जो चुन के आए हुए हैं, जो तो पिछले राजनीतिक परिवार से हैं, उनको तो लूट खसूट के सारे तरीके मालूम है जिन्होंने की हुई है। तो लेकिन जो नए आएंगे, जब तक वो डेवलपमेंट के पाथ देखेंगे, जब तक उनको सब चीज़ें समझ आएंगी, तब तक ये असेंबली के इलेक्शन उन पे थोप देंगे और जो पुराने दिग्गज हैं वो नयों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसी का नाम तो इन्होंने सियासत डाल के रखा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट श्रीन साहब।
तो जैसे कि आपने उनके विचार सुने इस पूरे डीडीसी इलेक्शंस पे, उनका क्या कहना है, ऐसे ही हम और चंद और हस्तियों से आपका रूबरू करवाएंगे।